हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। विरोध आंदोलन। देखिए, भारत में देखा जाए तो कई आंदोलन हुए और आज प्रेजेंट समय में भी आंदोलन होते हैं। उस समय हम आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, आज अपनी जो है ज़रूरतों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। समय बदल गया है लेकिन आंदोलन वही आंदोलन है। तो आंदोलन आज सिर्फ जो है अपना रास्ता और रुख चेंज कर लिया है। पहले के समय हम आज़ाद नहीं थे तो आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, आज हम अपनी ज़रूरतों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आज भी वही सिचुएशन है जो पुराने समय में था। कहते आज भी हम उन्हीं चीज़ों से दो चार हाथ करना पड़ता है जो पुराने समय में भी था। तो देखा जाए आंदोलन का दौर जो है सदैव चलता ही रहता है और वही टॉपिक हमारा अगला बता रहा है कि विरोध आंदोलन। ब्रिटिश शासन के राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम स्वरूप विदेशों के खिलाफ भारतीय लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कहते हैं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक के कारण प्रतिकूलता में सदैव ही जो है ब्रिटिशों को भारतीयों का कड़ी प्रतिक्रिया का जो है सामना करना पड़ा और देश भर में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का श्रृंखला का नेतृत्व किया जाने लगा। यानी हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं विद्रोह होती ही थी। इसके लिए किसानों, जनजातियों ने जो शोषक शासकों का खिलाफ भी विरोध किया। जो उस समय शोषक शासक होते थे उनके खिलाफ भी कई जो है विद्रोह आंदोलन किए गए और इसका अधिक से अधिक विस्तार हम आगे और भी पढ़ेंगे और भी इसके जो है विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इसलिए आपको बने रहना पड़ेगा त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। कहते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अनेक बार अकाल भी पड़ा जो है अभूतपूर्व था। यानी देखा जाए तो भारत ने कई अकालों को भी सहा। 19वीं सदी के मध्यम के दौरान 7 बड़े अकाल दर्ज किए गए। यानी उस 19वीं सदी के अंतर्गत 7 बहुत बड़े जो अकाल दर्ज किए गए जिसमें से 15 लाख लोगों की मौत हुई। और इस प्रकार 19वीं सदी के उत्तराल में जो है 24 अकाल पड़े जिसमें से 200 लाख से अधिक मृत्यु हुई। यानी 19वीं सदी के उत्तराल में 24 अकाल पड़े और जिसमें से 200 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। सबसे विनाशकारी अकाल 1993 में बंगाल का काल था जिसमें 40 लाख भारतीय मारे गए। आप समझ सकते हो कि उस समय भारत में अकालों की एक दौड़ थी और अकाल पड़ते ही रहते थे। करों से दबे किसान, भूमि के जो है बेदखल और बंगाल के अकाल से बचे लोग विद्रोही सन्यासी और फकीर समूह में शामिल हो गए क्योंकि उनके पास अब कोई चारा नहीं था। पूरे देश में अकाल पड़ गई, खाने कुछ था नहीं और कहते हैं जो टैक्स सरकार बढ़ाई जा रहे थे, जो किसानों पर कर लगाए जा रहे थे और उनको भूमि से भी बेदखल कर दिया गया। तो सभी लोग जो थे मैक्सिमम लोग विद्रोही सन्यासी और फकीर में शामिल हो गए। 1783 में विद्रोहियों ने कंपनी को राजस्व का भुगतान बंद कर दिया। अब भुगतान करे भी तो कैसे करे? कहते अपना तो पेट भरना संभव ही नहीं था तो सरकार को कर कहाँ से दी। हालांकि विद्रोहियों के अंत में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया और इसी तरह तमिलनाडु, मल्यवार और जो है तटीय आंध्र, पोलीगर और मल्यवार की जो मैपिलियो लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उत्तर भारत में 1824 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों ने भी विद्रोह किया और महाराष्ट्र और गुजरात में कलियों ने भी विद्रोह कर दिया। यानी देखा जाए तो इस समय विद्रोह का दौर सदैव चलता ही रहता था। देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों, जनजातियों ने अपने अधिकार के विस्तार के लिए उपनिवेशी सरकार का विद्रोह किया। यानी देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों ने, जनजातियों ने भी अपने अधिकार के विस्तार के लिए सरकार के प्रति जो है विद्रोह किया और जनजातियों से विभिन्न वसूली भी की जाती थी। उस समय जनजातियों से भी बहुत से वसूल की जाती थी। जनजाति जैसे खनादेश की भील, सिंबल के कोची नेताओं ने
अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें बेरहमी से दबा दिया। बंगाल की सीमा, बिहार और उड़ीसा के अत्याचार पीड़ितों के दुश्मनों ने भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया था, क्योंकि उनकी उनकी अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया था। कहते हैं अपनी भूमि से उनको बेदखल कर दिया गया, तो इसलिए उन्होंने विद्रोह का ही सहारा लिया। उन्होंने अपनी सरकार की स्थापना की, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें विद्रोह को समाप्त कर दिया। हालांकि इन विद्रोहियों को सफलता नहीं मिली, लेकिन वो उपनिवेशिक शासन के अलोकप्रिय चरित्र को उजागर करने में सफल हो गए। कहते हैं विद्रोह जब होता है किसी भी शासन काल में, तो एक बात तो सच होता है कि वो प्रशासन सही नहीं है, तभी लोग उनके प्रति आंदोलन का सहारा लेते हैं। अगर आपके भी समय में कोई आंदोलन चलाई जाती है तो समझ जाइए कि आपका सरकार सही नहीं है। आज भी हम अपने समाज में कई असमानताओं को देखते हैं। यदि आप इस स्थिति को आज़ादी के समय के साथ तुलना करें तो हमें अच्छी प्रगति की है, लेकिन हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। कहते हैं अच्छी प्रगति तो हुई है, लेकिन फिर भी हम अभी बहुत रास्ते तय करने हैं, अभी बहुत सुधार करने हैं। अभी तो हम कहते हैं कुछ भी हासिल नहीं कर सके जो हमें हासिल कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये संथाल विद्रोहियों का है। संथाल विद्रोहियों ने रेलवे इंजीनियरों को स्थलों के बीच लड़ाई हुई थी कि जो इंजीनियरिंग रेलवे थे वो वहाँ पर रेलवे लाइन नहीं बिछाना देना चाहते थे, और उनके इंजीनियरों से स्थल के लोगों के साथ विद्रोह हुआ था। बहुत ही भयंकर युद्ध हुई थी। इसको यहाँ पर चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो आपके समझने के लिए सही रहेगा। उसके पश्चात है अगला पॉइंट, 1857 विद्रोह के प्रभाव। देखिए 1857 के विद्रोह बेशक सफल नहीं रहा, लेकिन अंग्रेज़ों को ये बात सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अब ज़्यादा दिन उनका भारत में रहना संभव नहीं है। और उनको भी बात पूरी तरह से समझ में आ गया, और भारतवासियों ने एक बात समझा कि अलग अलग विद्रोह करने से उनको कुछ नहीं मिलना है, करना पड़ेगा हमें एक साथ काम, तभी जाएंगे यहाँ से अंग्रेज भाग। तो इसी के लिए 1857 के विद्रोह का प्रभाव भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। किसानों एवं कारीगरों की आर्थिक गिरावट 1770 से लेकर 1857 तक के 12 प्रमुख अकालों तथा कई छोटे अकालों से स्पष्ट थे, और यह सभी कारक ब्रिटिश विद्रोही भावना और सहायक सिद्ध भी हुए। अंग्रेजों ने बेरहमी से शासन किया और वो जनता की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे। सुधारों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन भी किए गए, लेकिन लोगों का मानना था कि सरकार उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करना चाहती है। परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ी संख्या में विद्रोह हुए। कहते हैं अंग्रेजों ने जो भी सुधार करने की कोशिश किया, इंडियन वालों को लगता था कि वो सिर्फ उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे पाठ में पढ़ेंगे और विचार भी करेंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में भी विस्तार पूर्वक हम आगे चर्चा करेंगे। इसके महत्व तथा प्रकृति के विषय में आगे हम पढ़ेंगे। अब 1857 के विद्रोह के बारे में, जिसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। 1857 के विद्रोह के कारण ही हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सफल भी हुआ, क्योंकि उससे हमने बहुत सी शिक्षा हासिल की। इसमें पहली बार एकीकृत हुए विभिन्न धार्मिक और जातीय पृष्ठभूमि वाले वर्ग के लोगों के ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ लाया गया, क्योंकि इस समय हम भाईचारों की सबूत दिए कि हम अलग अलग धर्म होते हुए भी हम भारत के नागरिक हैं। विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारतीय राज्य के प्रति ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन के साथ अंत भी किया गया। विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि इससे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, यानी इस विद्रोह से हमें ये मिला, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, और भारतीय लोगों में अपने नेताओं के प्रति जागरूकता आ गई, जो देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे थे ताकि आगामी समय में दूसरे लोग स्वतंत्र भारत में रह सके। और इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई, जिनके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंध खराब हो गए
और आपको पता है कि 1947 को जो हुई, जिसमें भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण ही हुआ, यानी फूट डालो राज्य करने की नीति के अंतर्गत। यानी देखा जाए 1947 में जो भारत में बंटवारे का जो नींव पड़ी, वो अंग्रेज़ों का ही महत्वाकांक्षा का परिचालक था। उन्होंने महसूस किया कि यदि वो भारत में अपने शासन को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें हिंदू और मुसलमानों को अलग करना आवश्यक है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो सके। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है, आज पर प्रभाव। देखिए, पुराने समय से हमें शिक्षा लेना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है। जो गलती पुराने समय में किया गया, वो गलती हमें अभी फिर नहीं दोहराना चाहिए। हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, अपने देश के नागरिकों पे भरोसा रखना चाहिए। हमें दूसरे देशों के लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो वो हमारे देश की भावनाओं को समझने वाले हैं, न हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने वाले हैं। और सदैव इस बात के लिए आपको अग्रसर रहना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी बातें हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें उस गलतियों को दोहराने से मना करती है जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आज फिर भी वो गलतियां हो रही है। पुराने समय में लालच के अंतर्गत राजा महाराजाओं ने ब्रिटिश को यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। आज के समय में कहते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेता लोग जो हर संभव लालच जो है आम लोगों में दे रहे थे। पहले राजाओं, क्योंकि राजा मेन होती थी पूरे प्रशासन के लिए, आज के समय जनता मेन है, जो किसी के शासन उखाड़ भी सकती है और किसी के शासन ला भी सकती है। तो उस समय राजाओं को लालच दी जाती थी, आज के समय में आम जनता को लालच दी जा रही है। पुराने समय में कहते हैं जो है राजा जनता का शोषण करती थी, आज जो है बड़े बड़े प्रशासन लोग जो है आम गरीबों को सता रहे हैं। पुराने समय में उच्च वर्ग को शिक्षा दी जा रही थी, आज के समय में उच्च वर्ग को ही शिक्षा मिल रही है। कहते हैं दिखावे के लिए, कहते हैं कि हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा का वास्तविक रूप तब नजर आएगा जब कभी कोई मंत्री जी बिना बताए किसी स्कूल में चले जाएं, क्योंकि पहले से वो अपना रास्ता सजा लेते हैं, अपने लिए हर चीज़ का प्रावधान कर लेते हैं। पहले स्कूल वाले क्या करते हैं, जो थोड़े अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं मंत्री जी के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और जो अनपढ़ टाइप के बच्चे होते हैं जिनको समझ बूझ नहीं होती है, उनको थोड़ा सा छुट्टी कर देती हैं। तो मंत्री जी को लगता है कि शायद यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंसी है, बहुत ही अच्छा स्कूल चल रहा है, बहुत ही अच्छा पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा है। और ये होता है, कहीं मंत्री जी उद्घाटन करने के लिए चले जाए, क्यों नहीं, रोडों को तो सजा दिया जाता है दुल्हनों की तरह, लेकिन उससे पहले आम जनता से पूछ के देखिए कि वहाँ पर क्या हालत रही होगी, कैसे वो कितने एक्सीडेंट के शिकार हुए होंगे। एक रास्ता बनने में 3-3 साल लग जाता है, एक पुल बनने में 4 साल लग जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बन पाता है। लेकिन जैसे मंत्री जी के आगमन होता है, 24 घंटे में वो टकाटक चनाचन हो जाता है, जिसका कह सकते हैं कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्या मंत्री जी को समझ नहीं आता ये बात कि ये अभी भी ताज़ा ताज़ा बनाया गया है, ताज़ा ताज़ा अभी पेंट की गई है, तो वो क्यों देखेंगे? उनको तो अपना जो है काफिला को जो है बहुत सुचारू रूप से आगे गुजारना है। तो कैसे भारत तरक्की करेगा, कैसे कैसे आम व्यक्तियों की जिंदगी सुधरेगा? आम व्यक्ति सुबह निकलता है, उनके रास्ते खराब होते हैं, उनके सही चीज़ें नहीं रहती है, वो कैसे कैसे अपना जो है अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, अपने जगहों पे पहुंचते हैं। तो कैसे चलेगा भारत का जो भविष्य आगे? तो ये सोचने वाली बात है। कहते हैं आज और पुराने समय में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। पहले के समय में जो अंग्रेज के हुकूमत होते थे, पुलिस अफसर होते थे, और वो इंडिया के ही होते थे, लेकिन पुलिस में विभाग में होते थे, तो आम लोगों को सताते थे। आज के समय में भी जो पुलिस लोग होते हैं, बड़े बड़े लोगों का चापलूसी करते हैं और आम गरीबों को अंदर डालते हैं। तो सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यही बात पे मैं एक बात लेता हूँ, बिहार में नशाबंदी की गई है, शराब के खिलाफ जो है कानून बनाई गई है। क्या आप मुझे एक सबूत के साथ ये आश्वासन दे सकते हो कि मंत्री जी के जितने पार्टी होता है बिहार में, क्या उसमें शराब की बोतलें नहीं चलती है?
अगर आप मुझे इस बात का आश्वासन दे देते हो तो मैं समझूंगा कि वहाँ पर शराब सही में जो है बंद हो रखा है। सोचिए, विचार कीजिए इस बात पे कि बड़े पार्टियों में शराब दारू की तो आम बात होती है, लेकिन वही शराब दारू आम गरीबों के हाथों में पकड़ा गया तो उसको जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाता है और उनके माँ बाप से मन चाह रकम वसूला जाता है। बहुत कहते हैं विडंबना है, ये सिर्फ कानून है। तो यही बात हमारा टॉपिक में बताता है कि आज पर क्या प्रभाव पड़ा। देखा जाए तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि ब्रिटिश शासन के किस प्रकार भारतीय जीवन के हर पहलुओं को प्रभावित किया। अंग्रेजों के राजनीतिक और व्यापारिक हितों को मजबूत बनाने के लिए कुछ परिवर्तन जानबूझकर प्रस्तुत किए गए। वो तो सदैव ही चलता रहता है, जानबूझ के लोग जो है अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए लोगों को जो है कुछ कुछ काम करके दिखा देते हैं। लेकिन भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के बीच बातचीत का प्रतिफल एक दूसरे के रूप में भी हुआ। एक बड़ी संख्या में ब्रिटिश और यूरोपीय इस दौरान हमारे देश में रह गए, जिससे संस्कृति परिवर्तन हुआ। कहते हैं ब्रिटिश भारत में रहे, इसलिए यहाँ पर बहुत से जो है संस्कृति परिवर्तन देखने को हमें मिला। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे वर्तमान जीवन को काफ़ी हद तक तत्काल अतीत से आकर मिलता है और इस तत्काल अतीत में देश के एक बड़े हिस्से पर ब्रिटिश नियंत्रण एक निर्धारित कारक बन गया था उस समय। क्योंकि आज भी समय में देखिए बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं अपना पूरा नियंत्रित हर क्षेत्र में कर रहे हैं। आज जितना भी जो कुछ है कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गया है और वो मर्जी अपना जो है रूल रेगुलेशन जो है आम लोगों पर थोप रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी ले लूँगा कि आज देखिए रिचार्जों की ही बात कीजिए। आज देखा जाए तो एक दो कंपनी की ही बोलबाला है और वो अपनी मर्जी से लोगों से जो है पैसा वसूल रहे हैं। रिचार्ज नहीं करवाए तो 1 लाख कॉल आप पे आएगा, आप रिचार्ज करवा लीजिए, आप रिचार्ज करवा लीजिए, लाखों मैसेज आएंगे। तो आज सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों में सिमट के रह गया है। आज उनको पता है कि मोबाइल के बिना कोई रह नहीं सकता, तो रिचार्ज भी देखिए कितने महंगे महंगे हैं। पहले 10 रुपये का रिचार्ज हुआ करता था, आज देखिए 250-300 से अच्छा रिचार्ज कोई हो देता ही नहीं। और लोग भी बहुत क्या करें, लोग भी रिचार्ज को कहीं ना कहीं से निकालना है भाई, तो लगे रहते हैं 3 घंटा मोबाइलों पे ही, 4-4 घंटा मोबाइलों पे लगे रहते हैं। अब लोग भी क्या करें, पैसा उनका फ्री में तो नहीं है। लेकिन सरकार ये बात नहीं सोच रही है कि इससे आने वाला भविष्य पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लोग तो अपना पैसा निकालने में लगे हुए हैं, कंपनी आप फ्री देने में लगी हुई है, लेकिन इसका प्रभाव जो आने वाला वक्त में इंसानों पे पड़ेगा शायद इस बात से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। इवन कि आज देखिए हम 5G ज़माने में आ गए हैं और 5G बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि ये देश के लिए और ये जनजीवन के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो सकता है आने वाला समय में। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये विचार सत्य है और ये सत्य ही रहेगा। कहते ब्रिटिश शासन के परिणाम में रूप में संस्कृति का परिवर्तन भी हुआ। कहते रेल, क्लब जीवन, राष्ट्रपति भवन जैसे शाही भवन और संसद भवन भारत में ब्रिटिश शासन की याद ताज़ा करते, क्योंकि ये सारे के सारे उन्हीं के समय में बनाया गया था। कई खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, चाय और केक जो हम आज खाते हैं, ये सब यूरोपीय लोगों के साथ रहने का परिणाम ही है कि उनके साथ हमने रहा, हमने ब्रेड, चाय और केक बनाना सीखा और पीना सीखा। यदि आप चारों ओर देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि शहरी भारत में प्रचलित वेशभूषा का बड़ी संख्या में ब्रिटिश शासन के दौरान अपनाया गया था। उदाहरण के तौर पर देखें तो पतलून हो गया, कोट हो गया, टाई, ये सब के सब ब्रिटिश लोगों का ही भारत में देन है और हम उसका आज भी प्रयोग कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान भारतीय सिविल सेवा की भी शुरुआत की गई। आपको पता है कि भारतीय सिविल सेवा जो होती है यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत होता है, इसमें आईएएस आईपीएस बनते हैं और ये जो है ग्रेजुएशन के बाद कोई भी जो है विद्यार्थी दे सकता है। अगर वो पास होता है तो डायरेक्ट उसको जो है सिविल सेवाओं के अंतर्गत जो है उसको आईएएस आईपीएस बना दी जाती है। तो ये प्रावधान अंग्रेजों का ही देन है। भारतीय सशक्त बलों ने अभी भी यूरोपीय प्रशिक्षण की संस्कृति कई पहलू से बनाए रखा है, यानी हमने ब्रिटिश का हर चीज़ जो है अभी भी अपना रखा है। हमारी शिक्षा या सीखने का माध्यम भी मुख्य रूप से अंग्रेजी है। चलिए, अंग्रेजी तो आज के समय में पूरा विश्व एक हो गया है, तो इसलिए हमें अंग्रेजी भी आना जरूरी होती है।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने निर्णय अंग्रेजी के पारित करते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग बात है, हमें हिंदी में भी करना चाहिए। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेजी हर लोग नहीं समझ पाते हैं। यह भाषा भी ब्रिटिश शासन की विरासत है और भारतीयों को अपने देश के रोजगार की मांग के जो लोक भाषा बनी हुई है। तो कहते हैं हम पुराने चीज़ों को अभी भी नहीं छोड़े हैं। अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमने उनके सभी चीज़ों को जो है आज भी संरक्षित किए हुए हैं। तो ये सभी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्ज़ाम व्यू से। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का चैप्टर और भी महत्वपूर्ण है, तो आपको तिरपान स्टडी सेंटर का सब बने रहना होगा। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो, मदद करने का मन है, दिल में इच्छा है, तो आप तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता कर सकती हो। और इसके लिए सिर्फ एक ही प्रावधान है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। जितना तिरपान स्टडी सेंटर आगे बढ़ेगा, जितने बच्चों तक पहुँचेगा, कहते हैं बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा, प्लस तिरपान स्टडी सेंटर भी आगे आपके लिए और अच्छा करेगा। और इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। ठीक है, जो बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे वो वीडियो जरूर देखेंगे, जरूर समझेंगे, क्योंकि अच्छे विचारधारा जो है समझना सबके हित में ही होती है। आज के समय में मैं जानता हूँ ये बात कि जो गलत प्रवचन देता है, गलत बातें करता है, वो आपको बहुत ही सुहाना लगता है, लेकिन जो सच्चे बात करता है, अच्छी बात करता है, वो आपको तकलीफदायक होता है। कहते हैं बाबा के पास अगर आप जाते हो तो वहाँ डर के कारण जाते हो। उनके पास चमत्कारी बात होती है, कुछ बातें चमत्कारी होती है, कुछ भगत टाइप होते हैं, तो उनसे आप डर डर के जो है सभी बातें मान लेती हो, उनके उपदेश को जो है परम धर्म समझते हो, लेकिन शिक्षा का जो धर्म होती है वो नहीं समझते हो जल्दी। तो चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं जो चीज़ सही है वो सही है, उसको कभी भविष्य में बदला नहीं जा सकता। कहते हैं आज आप नहीं समझ रहे हो, आने वाले वक्त में अवश्य इस बात को भली भांति समझ जाओगे। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए। अगर आप सेव नहीं कीजिएगा तो आने वाला समय में आपको जो है तिरपान सेंटर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल में ही सेव हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि जो रेड बटन आपको जो यूट्यूब पे दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबाइए, ऑटोमेटिक जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। आपके मोबाइल में ये वीडियो जो है ये चैनल सेव हो जाएगा। और चैनल सेव करते ही आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जो है 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिला हुआ है। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप सब्जेक्ट के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत, क्लास के अंतर्गत वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो, जो कि आपके भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है।